नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश प्लस। मैं हूं आपके साथ राजीव ढौंडिया। बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करेंगे। कोरोना काल में बस्ती से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। कोरोना काल में बस्ती से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बस्ती में 16 नए मरीज मिले हैं। 16 पॉजिटिव मरीज बस्ती में मिले हैं। बड़ी खबर, कोरोना संक्रमित 16 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। बस्ती में 24 घंटे के भीतर 3 कोरोना संदिग्ध मरीजों की मौत भी हो गई है। 5 साल का एक बच्चा, एक पुरुष और एक युवती की मौत से हड़कंप मचा है। मेडिकल कॉलेज में आइसोलेटेड थे। आइसोलेशन वार्ड में तीनों भर्ती थे, संदिग्ध थे। तीनों की मौत से हड़कंप मचा हुआ और साथ ही साथ केसेस बढ़े हैं। 16 नए केसेस आए हैं। 3 संदिग्धों की मौत हुई है। इन संदिग्धों की रिपोर्ट आनी बाकी है, इसलिए संदिग्ध इनको कहा जा रहा है। तो बस्ती में भी हड़कंप मचा हुआ। प्रदेश का कोई भी एक ऐसा जिला नहीं है जो कोरोना से अछूता हो। बहरहाल सतीश कश्यप हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पहले उनसे सारी अपडेट ले लेते हैं। सतीश, अपडेट दे दर्शकों। देखिए, जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, अहमदाबाद हो, अलग अलग राज्यों से जो मजदूर आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग कराई जा रही है। उसके बाद जरा सा भी अगर जिला प्रशासन को ये महसूस हो रहा है कि ये सस्पेक्टेड है तो उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है और उसके बाद उनकी कोरोना की सैंपलिंग कराई जा रही है। और ऐसे ही 16 मजदूरों की रिपोर्ट आज सुबह आई है। उसके बाद उन सभी को कोरोना वार्ड में एडमिट कर दिया गया है और ये सभी लोग क्वारंटाइन किए गए थे। ये मजदूर है और ये महाराष्ट्र से लौटे थे। इसके अलावा कल शाम को भी 5 मजदूरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहाँ एक अहम और जानकारी मैं देना चाहूंगा। 3 मरीज बस्ती के मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में एडमिट थे, जिसमें एक 5 साल का बच्चा था, एक महिला थी और एक पुरुष था। इन तीनों की देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। अब जिला प्रशासन इन तीनों मरीजों की सैंपलिंग, कोरोना की सैंपलिंग कराएगा। उसके बाद ये कंफर्म हो सकेगा कि ये तीनों मरीज कोरोना पॉजिटिव थे या निगेटिव, लेकिन इनमें सिम्टम मिले थे। इस वजह से इन्हें मेडिकल कॉलेज के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में एडमिट किया गया था। जी सतीश, आपका तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो प्रवासी थे और महाराष्ट्र से ये जो 16 नए मरीज मिले हैं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जबकि मेडिकल कॉलेज में भी 3 संदिग्धों की मौत हुई। इनमें सिम्टम्स थे कोरोना के। अब रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से मिली है। अफसरशाही में भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर, केडीए वीसी पद की डील से जुड़ी हुई जानकारी इस वक्त मिल रही है। अफसरशाही में भ्रष्टाचार पर ये बड़ी खबर। एसटीएफ की गोपनीय रिपोर्ट के बाद अब कार्रवाई। केडीए वीसी पद की डील से जुड़ी हुई खबर है ये। विशेष सचिव आबकारी आईपी पांडे हटाए गए हैं। ये एसटीएफ की गोपनीय रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गई है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि विशेष सचिव आबकारी आईपी पांडे हटाए गए हैं। आईपी पांडे को राजस्व परिषद से अटैच किया गया है। तो विशेष सचिव आबकारी आईपी पांडे हटाए गए हैं तो उनको अटैच कर दिया गया है राजस्व परिषद से। खबर बड़ी है। भ्रष्टाचार में लिप्त मिलने पर यह कार्रवाई हुई है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि एसटीएफ ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जो गोपनीय रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के आने के बाद ही ये कार्रवाई की गई है। तो अब रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की गई है, तो यानी कि एसटीएफ की जांच में ऐसे कुछ फैक्ट्स मिले हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि बड़ा गबन भ्रष्टाचार हुआ। आज ईद उल फितर यानी कि मीठी ईद मनाई जा रही है, लेकिन इस बार ईद की रौनक थोड़ी सी फीकी है क्योंकि कोरोना काल के चलते प्रशासन भी अलर्ट पर है और तमाम तरह की पाबंदियों के चलते लोग घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बाजार भी सुनसान नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी बाजारों में ये खामोशी, अभी धार्मिक स्थलों पर यह खामोशी अच्छी है। वो इसलिए क्योंकि भारत में पहले ही केसेस बढ़ रहे हैं। 10वें नंबर पर हम विश्व में पहुंच गए हैं और ऐसे में बड़े बड़े त्योहारों का हमारा देश है। त्योहार हमारे देश में होते हैं और उन्हीं में से एक ईद उतने ही बड़े पैमाने पर मनाई जाती है मुस्लिम धर्म के लिए। और भारत में तो हर धर्म के लोग बढ़ चढ़कर एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं। ईद उल फितर का जश्न पिछले सालों की तुलना में फीका ज़रूर है क्योंकि लोग घरों में रहकर, घरों में लोग उसी तरह से ईद को मना रहे हैं जैसे मनाते आए हैं। लेकिन इस बार जो है अपने करीबियों से, रिश्तेदारों से मिल नहीं पा रहे हैं, गले नहीं मिल पा रहे हैं। बिल्कुल पालन हुआ है उस अपील का। सबों ने घर में नमाज अदा की है और
कोविड-19 को लोगों ने जो है घर में नमाज पढ़कर सबको सेफ करने की कोशिश की गई है। जैसा कि ये मोहलिक बीमारी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए हमने ईद उल फितर की नमाज़ को अदा किया और जो भी सरकार की हिदायत थी उन पर अमल किया। क्या मंगल थे आज इस पवित्र आज दिन था ईद का, इसके अंदर पूरे मुल्क के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो इस वक्त जूझ रहे हैं कोरोना वायरस के इस बीमारी से, उससे छुटकारा पाने के लिए हमने अल्लाह से दुआ की है और पूरी अमन शांति के लिए हमारे मुल्क में बल्कि पूरे दुनिया के अंदर अमन बना रहे। रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद खुशियों की नई सौगात लेकर आने वाला ईद उल फित्र यानी ईद का त्यौहार आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि इस बार के त्यौहार पर कोरोना की महामारी और लॉकडाउन की बंदिशों का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन की वजह से जो इबादतगाह हैं, जो मस्जिदें हैं, जो ईदगाह हैं, उनमें ताले लटके हुए हैं, लिहाजा लोग घर पर ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा कर रहे हैं। हालांकि ईद की नमाज मस्जिदों और ईदगाह में ही होने की परंपरा है, कंधे से कंधा मिलाकर लोग जमात के साथ ही नमाज अदा करते हैं। लेकिन इस बार चूँकि ईदगाह और मस्जिदें बंद हैं, लिहाजा लोग घरों पर ही नमाज अदा कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के नीम सराय इलाके में। आप देख सकते हैं एक परिवार में हम मौजूद हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चेहरे पर मास्क लगा करके वो नमाज अदा कर रहे हैं। हालांकि प्रयागराज के लोगों ने काफ़ी पहले ही ये फैसला कर लिया था कि कोरोना की महामारी के चलते वो इस बार सादगी के साथ ईद मनाएंगे, किसी तरह का जश्न नहीं करेंगे, किसी तरह का मेले का आयोजन नहीं करेंगे। घरों में सेवैयाँ तो बनेंगी लेकिन दावत नहीं होगी, मेहमान नहीं बुलाए जाएंगे, मेहमान नवाजी नहीं होगी। तो ख़ास तौर पर आपको बता दें कि आज ईद की नमाज के बाद जो दुआ मांगी जा रही है उसमें दुनिया को कोरोना की महामारी से आज़ादी दिलाने की दुआ मांगी जा रही है। और कहा यह जाता है, जो मान्यता है कि रमज़ान के 30 महीनों के बाद इबादत के 1 महीने के बाद जो सच्चे मन से दुआ मांगी जाती है वो ज़रूर कबूल होती है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि आज जो दुआ मांगी जा रही है उसके बाद ये उम्मीद की जाती है कि कोरोना की महामारी का असर जो है वो धीरे धीरे करके कम होगा और लोगों को, पूरी दुनिया को इस महामारी से निजात मिल सकेगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। कोरोना काल में ईद की रौनक तो कम हुई लेकिन उत्साह नहीं। नमाज घरों में पढ़े जा रहे, लेकिन नमाजी इससे भी काफी खुश हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। देखिए कानपुर संवाददाता प्रभात अवस्थी की ये रिपोर्ट। पूरा देश जो है वो ईद की खुशियां मना रहा है। हालांकि लॉकडाउन के चलते जो ईद की रौनक है वो ज़रूर फीकी पड़ी है, लेकिन जो लोगों का उत्साह है वो कहीं से कम नहीं पड़ा है। जिस तरह से सरकार जो है वो अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग ही जो कोरोना से बचाव है, तो आज ईद के मौके पर भी कानपुर के लोग जो हैं वो जागरूक दिख रहे हैं। घरों पर ही पहले उन्होंने नमाज अदा की, उसके बाद पूरे उत्साह के साथ जो सेवैयाँ हैं वो खा रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं और एक साथ पूरा जो परिवार है वो बैठकर एंजॉय कर रहा है और जो पूरा त्यौहार है उसको मना रहा है। तो वहीं क्योंकि जो ईद का त्यौहार है वो एक दूसरे से मिलने का त्यौहार होता है, लोगों के घरों में जाकर मुंह मीठा करने का त्यौहार होता है, ईदी देने का त्यौहार होता है। तो कानपुर में इसका भी एक नया तरीका निकाला गया है। लोग जो सोशल मीडिया है, सोशल साइट्स हैं और डिजिटल जो दुनिया है उसका यूज़ कर रहे हैं और लगातार एक दूसरे से उसके ज़रिए से बात कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं और ईद की बधाइयाँ दे रहे हैं। लगातार जिस तरह से लोगों को उम्मीद थी कि आज के दिन लोग जो है, सरकार जो है अपील कर रही थी घरों पर जाएं, घरों पर ही रहकर नमाज अदा करें, तो कानपुर के लोगों ने पूरा उसका समर्थन किया है और लोगों ने पूरा उत्साह दिखाया है। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। आपको पहले तो ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जानना चाहेंगे कि पहली बार ऐसा होगा कि मतलब रौनक जरूर फीकी है लेकिन उत्साह कम नहीं है, मिठास कम नहीं है? अब देखिए, देश में इतनी बड़ी बीमारी का आगाज़ हुआ है तो इसको हम सबको मिलकर लड़ना है इससे। और मैं आपके चैनल एबीपी गंगा के माध्यम से पूरे देशवासियों को ईद की दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि सभी जितने मुस्लिम समाज के वर्ग हैं सभी घर में रह के ईद मनाएं और डिस्टेंसिंग का पालन करें, ना ही किसी घर जाएं, ना ही किसी को अपने घर आने दें और गरीब नमाज पढ़ें, गरीब सारी खुशियाँ मनाएं। देखिए, देश सर्वोपरि सबसे पहले है, उसके बाद बाकी सब कुछ है। अगर देश आगे रहेगा तो ईद हम फिर मना लेंगे, बकरीद मना लेंगे, लेकिन अगर देश में दिक्कत चलती रहेगी तो फिर आगे दिक्कत बढ़ती रहेगी। बिल्कुल साफ है कि देश जो है वो सर्वोपरि है। अगर देश सुरक्षित रहेगा तो ईद जो है वो फिर से मना ली जाएगी और खुशियां दोबारा से मना ली जाएंगी। चाचा, आप भी ईद पहली बार ऐसी ईद होगी जब आप घरों के बाहर नहीं, घरों के अंदर खुशी से ईद मना रहे हैं। किस तरह का माहौल है? सुबह से ही सेवैयाँ बनी हैं, आप लोग खा रहे हैं,
कमी सिर्फ हो रही है लोगों के आने की, मिलने की, तो इसको किस तरह से दूर कर रहे हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? देखिए, हमारे फारूक बेटे ने, हमारी फैमिली बैठी हुई है, अदर बाहर का कोई भी नहीं है, तो फारूक ने जो बात कही उसका मैं समर्थन करता हूँ, बहुत सही बात कही। और मैं भी अपने मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि अपने घर में ही ईद मनाएं और आपस में परिवार में मनाएं, ना किसी को आने दें, ना किसी के यहाँ जाएँ। इससे क्या है कि देखिए, देश हमारा है, हमारे प्रशासन ने हमको 2 महीने में सिखा दिया कि कोरोना से किस तरह लड़ना है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये देश हमारा है, हमें इस जिम्मेदारी से मुकरना नहीं, लड़ना है और लोगों को बताना है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और कोरोना से हमको जीतना है, हर हाल में जीतना है, ताकि हमारा देश सारे देशों में, आज भी हमारे देश का नाम है कि हमने कोरोना पे विजय प्राप्त की है और इसी तरह विजय प्राप्त करते रहेंगे और कोरोना को हमें हरा देना है। और कोरोना को हरा देना है। और यहाँ पर और भी लोग हैं, आप जानना चाहेंगे कि लोगों से मिलने का जो दौर है उसको किस तरह से आज के दौर के हिसाब से आप लोग कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग करें, किस तरह से? जैसे कि आप जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग करनी है और लोगों से नहीं मिलना है, तो हम लोग वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं और अपनी सिवैयाँ दिखा रहे हैं और उनकी सिवैयाँ उन तक पहुंचा रहे हैं और मतलब जैसे तैसे एक दूसरे से बात करके कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 30 दिन हम लोग रोज़े रखते हैं, बहुत बड़ी बात होती है जो हम सबको नसीब हुए। इस रोज़े में कहते हैं कि सारी बलाएँ दूर हो जाती हैं, तो सभी मुस्लिम भाइयों और हम खुद दुआ कर रहे हैं कि दोबारा ऐसी ईद ना हो, पहले की तरह रौनक हो यहाँ, और भी मेरे दोस्त हों, सारे प्रकार के दोस्त हों और हम लोग मिलकर पहले ऐसी ईद मनाएं। बिल्कुल साफ है कि लोग कहना है कि आज दुआएं जो हैं वो देश के लिए की गई हैं और पूरी तरह से जो नमाज अदा की गई है उसमें मांगा गया है कि किस तरह से जो देश है, जो कोरोना संकट काल चल रहा है, इससे जल्दी से उभरे और जो अगली बार की ईद हो जो दोस्तों के साथ मना सकें और जो उत्साह है उसमें कमी ना हो। तो साफ है कि कानपुर में अगर ईद की बात करें तो रौनक जरूर फीकी है, लेकिन लोगों का उत्साह और जो मिठास है वो कहीं कम नहीं हुई है। वीडियो संकेत के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। एक तरफ लोगों ने घरों में नमाज पढ़ी, लेकिन बाहर निकलना भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है क्योंकि प्रशासन हर जगह पर अलर्ट मोड पर दिखा। बात अगर हम आगरा की करें तो यहां पर जिस जामा मस्जिद में ईद के मौके पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी, वहां पर सन्नाटा पसंद नजर आया। इसी पर हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट आप देखिए। आगरा लगातार कोरोना को भी हरा रहा है और जिस्मानी दूरी रखते हुए आज घर में ईद को भी मना रहा है। अब देख सकते हैं कि आगरा में पूरी तरह से लोग घरों में कैद हैं। इस समय मैं मंटोला इलाके में मौजूद हूं, जामा मस्जिद का ये एरिया है और ऐसे में लोग घर में रहकर ही ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरह से आगरा से ख़त्म नहीं हुआ है। हालांकि ये ज़रूर है कि आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं और ऐसे में लगातार पुलिस और प्रशासन की ये कोशिश है कि लोग घरों में ही रहें, घरों में ही त्यौहार को सेलिब्रेट करें। हमारे साथ आगरा के एसपी सिटी रोहन बोत्रे हैं, वो लगातार राउंड द क्लॉक लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि आपने पुलिस प्रशासन ने जो तमाम दिशा निर्देश दिए थे और एक अपील की थी कि लोग घर में रहकर ही त्यौहार को सेलिब्रेट करें, बहुत अच्छे से उन्होंने इस चीज़ को लिया है। देखिए नितिन, कई दिनों से विगत मोर देन सप्ताह हो गया है उसको, पीस कमेटी की मीटिंग्स लगातार शुरू है। जहाँ पे पीस कमेटी की मीटिंग फिजिकली लेना पॉसिबल नहीं था, वहाँ जूम के माध्यम से पीस कमेटी की मीटिंग्स ली गई और इसका फ़ायदा ये हुआ कि लोगों को अपील भी की गई कि अपने घरों में रह के वो ईद की नमाज़ और जो अलविदा की नमाज़ हुई थी वो अपने घरों पर ही बैठ के वो लोग पढ़ें, उसको मनाएं, ईद मनाएं। और लोगों ने इस अपील को बहुत ही अच्छे से पॉजिटिवली उन्होंने लिया है। साथ ही में किसी चीज़ की उनको जो बेसिक चीज़ें नीड्स होती, जैसे किराना हो गया या बेसिक जो चीज़ें होती वो भी उनको डोर स्टेप डिलीवरी की जा रही थी, तो लोगों ने भी इस अपील को बड़े पॉजिटिवली लिया। हर तरह से प्रशासन और पुलिस का जो सहयोग रहा तो लोग उसको पूरी तरह से मान रहे हैं और समझ रहे हैं कि चलिए ये साल छोड़िए, ये वबा की साल है, ये महामारी की साल है, अगले साल उसी हर्षोल्लास के साथ ईद मनाएंगे, लेकिन इस साल कुछ एहतियात ज़रूरी है। बिल्कुल नितिन, हम लोगों को जो हम लोगों ने अपील किया है, लोगों ने उसको इस तरह लिया है कि आज आप जामा मस्जिद के एरिया में आप खड़े हैं और आपको कोई व्यक्ति यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। लोगों ने अपनी अपनी नमाज़ें जो है वो अपने घरों में ही अदा की है, तो ईद बड़ी अच्छे से इस बार मनाएंगे, अलग तरीके से मनाएंगे। कुल मिलाकर कहा जाए कि एसपी सिटी रोहन बोत्रे लगातार पूरे शहर में घूम रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। उसका आगरा की जो मुस्लिम बिरादरी है उसने बहुत ही उसको अपने दिल से लिया है उस अपील को, और यही वजह है कि आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो पूरी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, यहाँ
कहा जाए पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। केवल पुलिस के जवान नज़र आ रहे हैं, पुलिस के ऑफिसर नज़र आ रहे हैं और यही कहा जा सकता है कि इस बार भले ही जिस्मानी दूरियां हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन घर में रहकर उतनी ही मिठास से, उतनी ही आनंद और हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मना रहे हैं। आगरा से कैमरा पर्सन धीरी सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। मेरठ में भी पुलिस ईद को लेकर काफी मुस्तैद नजर आई। जो शाही जामा मस्जिद पर भीड़ होती थी ईद के मौके पर, यहाँ पर लोगों का तांता लगा रहता था, आज यहाँ पर ताला लटका नजर आया है। हमारे संवाददाता बलराम पांडे की रिपोर्ट आप देखिए। ईद उल फितर यानी मीठी ईद, आज ईद है और इस ईद को लोग एक दूसरे को मीठा खिलाकर ईद की मुबारकबाद देते थे। मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा होती थी और उसके बाद लोग एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद देते थे। इस वक्त हम मेरठ के शाही जामा मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मस्जिद में ताला लगा हुआ है। जो पुलिसकर्मी हैं वो सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। अक्सर देखा जाता था ईद के दिन कि मस्जिदों के बाहर भीड़ लगी होती थी नमाजियों की, और नमाज अदा करने के बाद लोग एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद देते थे। लेकिन इस कोरोना काल में मस्जिदों और ईदगाहों में ताले लटके हुए हैं। लोग घरों में ही नमाज अदा करने की तैयारी कर रहे हैं, ईद भी घर में ही मना रहे हैं। जबकि अक्सर देखा गया है कि ईद के दिन काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ होती थी, मार्केट और बाज़ारों में रौनक देखने को मिलती थी। लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते थे और प्रशासन के आला अधिकारी भी ईद की मुबारकबाद में शामिल होते थे। लेकिन इस बार ईद फीकी दिख रही है, क्योंकि कोरोना काल में कोरोना की महामारी से लोग परेशान हैं और यही वजह है कि इस बार गले लगकर भी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद नहीं देंगे। फ़ोन के जरिए ही एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। यही वजह है कि जो लोग आज अपने घरों में ईद मना रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर हम मेरठ की बात करें तो यहाँ पर आज सोमवार है, यही वजह है कि कंप्लीट लॉकडाउन है ज़िले में और प्रशासन कंप्लीट लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। और जो रोज़ादार हैं, धर्मगुरु हैं, जो मुअज्जिज़ लोग हैं, वो भी इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और यही वजह है कि सभी लोग घरों में ही नमाज अदा कर ईद मना रहे हैं। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। खबर अब लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ उनकी बैठक और प्रवासियों को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक है, जिसमें प्रवासी आयोग की योजना पर भी चर्चा संभव है। तो ये खबर आपको दे रहे हैं, टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये बैठक। अब प्रवासी श्रमिक जो बड़ी संख्या में लाखों की तादाद में वापस उत्तर प्रदेश लौटे हैं और ये सिलसिला अभी भी थमा नहीं है, अब भी आ रहे हैं। तो ऐसे में एक आयोग बनाने का निर्णय लिया गया है कि ये आयोग बनेगा जो स्किल मैपिंग करेगा कि स्किल के अनुरूप अलग अलग सेक्टर्स में जॉब क्रिएट किए जाए, जॉब लोगों को, प्रवासियों को दिया जाए, दूसरे प्रदेशों में वापस वो जाने को मजबूर ना हो। एक अलग तरह की सियासत भी देखने को मिली है राज्य सरकारों के बीच में, लेकिन इस बीच में अब प्रदेश में जो लौट गए हैं उनके लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए, उनको प्रदेश में ही रोजगार मिल सके, इसके लिए चिंतन मंथन। इसलिए आज की टीम 11 की बैठक बहुत महत्वपूर्ण। देश में लॉकडाउन के बीच बस ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद अब आज से घरेलू उड़ान सेवाएं भी शुरू हो गई। लगभग 2 महीने के बाद आज से एक बार फिर देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू हो गई, जो कि एयरपोर्ट जो लंबे समय से खाली थे, अब वहां पर चहलकदमी देखी जा रही है। यात्रियों का आना जाना शुरू हो गया है। यहाँ पर कोरोना को लेकर सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। सैनिटाइजेशन हो, पीपीई किट्स हो, फेस शील्ड हो, आरोग्य सेतु ऐप हो, मेडिकल जांच समेत तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। तो उधर यूपी में भी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, कानपुर समेत सभी एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू हो गई। हालांकि आज लखनऊ में और गोरखपुर जो फ्लाइट आनी थी हैदराबाद से, वो कैंसिल हो गई, क्योंकि तेलंगाना सरकार ने फिलहाल इस पर कुछ आपत्तियां रखी हैं। लेकिन इस बीच में बाकी जगहों से फ्लाइट्स आ रहे हैं। कुछ जगहों पर दोपहर के बाद फ्लाइट्स आएंगी और जिनको दूसरे प्रदेशों में जाना है वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचना शुरू भी हो गए हैं। सभी की स्क्रीनिंग की जा रही है, जांच की जा रही है, उसके बाद ही उनको भेजा जाएगा। यहाँ तक कि राज्य सरकारों ने भी अपनी अपनी गाइडलाइंस अब जारी कर दी हैं।
मैं यहाँ मुरादाबाद रहता हूँ। अभी मैं भुवनेश्वर जा रहा हूँ, वहाँ कैपिटल हॉस्पिटल, क्योंकि मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ। कई लोग ये कह रहे हैं कि फ्लाइट की शुरुआत होना सही है, कई लोग कह रहे हैं गलत है, आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ठीक है। अगर प्रिकॉशन के साथ होगी तो ठीक है, अगर पूरी सावधानियाँ रखेंगे तो फ्लाइट चलना ठीक है। My name is Prasiddhi Podar and I am from Odisha. I have been studying in Singapore and I feel privileged to be on one of the first air flights to go back to my hometown Cuttack. जी, पार्लियामेंट सेशन जो बजट सेशन चल रहा था हम लोग का 2020 का, पूरा सेशन में यहाँ पे दिल्ली में था और दिल्ली में ये सेशन अटेंड करने के बाद मैंने कोशिश भी किया था जाने के लिए उड़ीसा, पर क्योंकि लॉकडाउन शुरू हो गया था तो टिकट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, ट्रेन फ्लाइट सब बंद हो गए थे, तो पूरी फैमिली के साथ मैं यहाँ पे दिल्ली में फंसा हुआ था। आई वॉज रियली मिसिंग माई कॉन्स्टिट्यूएंट्स अ लॉट, और मैं काफ़ी देर से, काफ़ी दिनों से बहुत परेशान था कि कैसे जाऊँगा, अपने लोगों से मिलूँगा। खबर प्रयागराज से, जहां पर पूर्व विधायक पर एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। 50,000 के इनामी पूर्व विधायक पर केस दर्ज हो गया। पूर्व विधायक और इनामी, जी 50,000 के इनामी पूर्व विधायक पर केस दर्ज हो गया है। रिवॉल्वर लाइसेंस रद्द होने के बाद भी जमा ही नहीं करवाया। रिवॉल्वर का लाइसेंस होता है जो एक तय समय के लिए मिलता है, एक लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है, उसके रद्द होने के बाद भी जमा नहीं किया। योगी सरकार बनने के बाद से अशरफ फरार, अतीक अहमद का भाई है आरोपी अशरफ, और फरार वो चल रहा है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। तो धूमनगंज थाने में पूर्व विधायक अशरफ पर एफआईआर दर्ज हो गई है और रिवॉल्वर का लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी इन्होंने जमा ही नहीं किया। बढ़ते आगे, नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सेक्टर 6 में अथॉरिटी के एक दफ्तर में आग लग गई। इसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल ये आग अकाउंटेंट ऑफिस में लगी थी, जिसमें तमाम जरूरी दस्तावेज जल गए। हालांकि बाद में आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। बताया यह जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी है। अब दस्तावेज कौन कौन से जले हैं और वो कितने महत्वपूर्ण थे, इस बात का आकलन किया जा रहा है। तो अथॉरिटी में यह आग लगी है और आग लगने से वहां पर हड़कंप भी बच गया। लेकिन यहां पर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि ऐसी संवेदनशील जगह है जहां पर महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, उनकी देखरेख के लिए क्या वहां स्टाफ नहीं होता है? पहला सवाल। दूसरा, अगर स्टाफ होता है तो क्या स्टाफ ने वहां पर आग लगती हुई देखी नहीं? फिर उन्होंने फायर सेफ्टी के उपकरणों से आग बुझाने की कोशिश क्यों नहीं की? फायर ब्रिगेड जब तक आग पर काबू पाती तो कमरे में रखे दस्तावेज जल गए। खबर अब मुंबई से, जहां पर लोक निर्माण मंत्री को कोरोना हो गया है। अशोक चव्हाण, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनको कोरोना हो गया है, वो कोरोना संक्रमित हुए हैं। अशोक चव्हाण को अब मुंबई शिफ्ट करने की तैयारियां, क्योंकि इस वक्त वो नांदेड़ में हैं और कोरोना संक्रमित हो गए हैं, नांदेड़ में हैं, इसीलिए उनको अब मुंबई में शिफ्ट करने की तैयारियां हैं। वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और खुद भी इस बात की उन्होंने जानकारी दी है। आगरा में थोड़ी सी राहत के बाद अब एक बार फिर से कोरोना के 10 मामले सामने आ गए। ताज़ा मामला आगरा के ग्रामीण इलाकों से सामने आया है, जहां पर 4 मरीज शमशाबाद इलाके से आए हैं, जबकि बाकी मामले देवरी रोड, फतेहपुर सीकरी, अचनेरा और बरौली अहिर गांव से सामने आए हैं। जिसके बाद से प्रशासन ने सभी गाँवों को सैनिटाइज करने के लिए मशीनें मंगाई हैं, जबकि एहतियातन जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनको गाँव के बाहर ही ठहराया जा रहा है। ये सभी लोग गांव के ही स्कूल में 21 दिनों तक क्वारंटीन रहेंगे। यूपी में सभी चिकित्सकीय सुविधाएं शुरू होंगी अस्पतालों में, यानी कि ओपीडी भी अब शुरू होगी। कोरोना काल के दरमियान बड़ा असर पड़ा था चिकित्सकीय सुविधाओं पर। कोरोना के मरीजों को प्राथमिकता दी जा रही थी। खबरें मिली जब दूसरे बीमारियों से जूझ रहे लोगों को उपचार ही नहीं मिल रहा था, तो ऐसे में सभी चिकित्सकीय सुविधाएं अब शुरू होंगी। अस्पतालों में ओपीडी भी शुरू होगी। सभी बीमारियों का इलाज जल्द शुरू होगा। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने सभी डीएम को पत्र लिख दिया। तो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने
डीएम को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है, अवगत करवाया है कि अब सभी ओपीडी शुरू होंगी, सभी चिकित्सकीय सुविधाएं आप अस्पतालों में शुरू करवाएं। बाराबंकी में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफर के वक्त एक गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद बच्चे के पिता ने नवजात का नाम कोविड रखा है। दरअसल सूरत से गाजीपुर जा रही एक महिला को ट्रेन में प्रसव पीड़ा हुई, तो ट्रेन को बाराबंकी के बुडवल रेलवे स्टेशन पर रोककर महिला को रामनगर सीएचसी में भर्ती करवाया गया और बच्चे का जन्म हुआ। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन पिता ने बच्चे का नाम कोविड रखा है। खबर अब आगरा से, जहां पर एसएन मेडिकल कॉलेज का आइसोलेशन वार्ड से एक अच्छी तस्वीर आई है। यहां पर कोरोना योद्धाओं ने एक गाना गुनगुनाया है। मेडिकल स्टाफ ने एक प्रेरित कर देने वाला गीत गुनगुनाया है, जो है हम होंगे कामयाब एक दिन। ये गाना गाकर सभी को प्रेरित किया गया। वीडियो में कोरोना पॉजिटिव मरीज भी नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि आगरा में अब 100 से भी कम एक्टिव केसेस बचे हैं। निसंदेह हम होंगे कामयाब, बस उसके लिए जरूरी है कि हम सब एहतियात बरतें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकें।